अच्छी और सच्ची खबरों की। और सबसे पहले हम आपको अयोध्या दीपोत्सव की जानकारी देते हैं। दिवाली को वैसे ज्यादा दिन बचे नहीं है, लेकिन ऐसे में अयोध्या में भव्य और अलौकिक दीपोत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा की। वैसे बताया भी जा रहा है कि इस बार राम की नगरी में अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 16 लाख दिए जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। और खबर यह भी है कि राम की पैड़ी में विश्व रिकॉर्ड बनते देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी वहां मौजूद रहेगी। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार अयोध्या में दीपावली कितनी भव्य होने वाली है। भगवान राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए फिर से सजाई जा रही है, संवारी जा रही है। राम की पैड़ी से लेकर रामलला के दरबार तक इस बार दीपोत्सव को और भी ज्यादा भव्य और अलौकिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या से आई तस्वीरों में इन्हीं तैयारियों को देखा जा सकता है। कहीं साफ सफाई चल रही है, तो कहीं दरो दीवार पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उकेरी जा रही हैं, ताकि दिवाली के मौके पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की छटा देखते ही बने। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसी सिलसिले में वो एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर दीपोत्सव से जुड़े कामों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा था वो खास तौर पर दीपोत्सव की तैयारियों पर केंद्रित रहा। 1 घंटे की उन्होंने बैठक की उन अधिकारियों के साथ जो दीपोत्सव से जुड़े हैं, उन लोगों के साथ जो दीपोत्सव में अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसे सारे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की और उनके सुझाव भी लिए। बड़ी बात यह है कि 19 दिनों के भीतर सीएम योगी का ये तीसरा अयोध्या दौरा है, जब वो वहां के विकास कार्यों और दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन जी ने जो है वो पीपीटी प्रेजेंट किया कि हमें क्या क्या करना है। तो वो तो दीपोत्सव पर था 2022 को कि क्या क्या होगा, झांकी कहाँ लगेगी, स्टेज कहाँ बनेगा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडीजी साहब ने ऐसे ही सब लोगों ने बताया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का बहुत छोटे छोटे निर्देश थे और बड़े सटीक थे कि भाई सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए और जो ड्यूटी लगे सिपाहियों का वो 8-8 घंटे लगे, अनुशासन रहे, वो ज्यादा न लगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था रहे, ये बिजली के खंभे वगैरह और सबसे की जो गड्ढे हैं अयोध्या में ये सब दुरुस्त हो जाए। जानकारी के मुताबिक इस बार अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान 16 लाख से अधिक दिए सरयू तट पर जलाए जाएंगे। मगर खास बात ये होगी कि अन्य दीपोत्सव की तुलना में इस बार दिए अधिक देर तक अपनी रोशनी बिखेरेंगे। इसके लिए दिए के साइज को बड़ा कर दिया गया है और अब दियों में 30 ml तेल की जगह 40 ml तेल डाला जाएगा, ताकि ये दिए देर रात तक जलते रहें और अपनी रोशनी से भक्तों और दर्शकों को सराबोर करते रहें। खबर यह है कि इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए राम की पैड़ी पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी मौजूद रहेगी। इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम पहले के मुकाबले काफी बड़ा होने जा रहा है। ऐसे में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रमुख सचिव ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया। प्रेजेंटेशन राम की पैड़ी पर किस तरह से साज सज्जा होगी, कहां पे मंच लगा जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, इन सब का उन्होंने एक बृहद प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दिया। इसके अलावा रामलला के दरबार में इस बार 1100 ऐसे दीपक जलाए जाएंगे जो गाय के गोबर से बने होंगे, जबकि अयोध्या के दूसरे अहम मंदिरों को भी इस बार दियों से रोशन किया जाएगा। दीपक आया है गोबर से बना हुआ, गौ माता के गोबर से, और इसी दीपक को रामलला के यहाँ जलाया जाएगा। और यह दीपक अभी इतना ही थोड़ा सा भेजा है और उसके बाद में हमने कहा है कि आप अधिक से अधिक दीपक भेजें, जितना भेजेंगे उतना सब जो है रामलला के दरबार में हम जलवाएंगे, क्योंकि ये पवित्र दिया है और साथ ही साथ पवित्र
अवसर है दीपोत्सव। एक तरफ भक्तों में राम मंदिर निर्माण की खुशी है, तो दूसरी तरफ भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने साधु संतों से लेकर पर्यटकों और अयोध्या वासियों की खुशी को दोगुना कर दिया है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अयोध्या में इस बार होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में भक्तों के लिए क्या खास होने वाला है, हम ये भी आपको बताते हैं। मेरे संवाददाता बनवीर सिंह की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के लिए ये छठा दीपोत्सव है और ये दीपोत्सव इस तरह का एक पर्व अयोध्या के लिए हो गया है जिसका इंतजार सब करते हैं और इसीलिए ये दीपोत्सव हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस बार 15 लाख दीपक जलाने का यहाँ पे लक्ष्य है, यानी नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार करने की कोशिश है। और इसके पहले हर साल अपना रिकॉर्ड खुद अयोध्या का दीपोत्सव तोड़ता है एक साथ दीपक जलाने के मामले में। अब आपको हम सबसे पहले बात बता दें कि इसी राम की पड़ी पर यहीं पे दीपक सब सजाए जाएंगे और यहीं पे जितने भी वॉलंटियर होंगे, स्कूल के छात्र होंगे, ये सब लोग यहाँ पे दीपक जलाएंगे और इसकी तैयारी 3 दिन पहले से शुरू हो जाएगी। पहले दिन दीपक लगाए जाएंगे, दूसरे दिन तेल और उसके बाद फिर अगले दिन जिस दिन दीपोत्सव होगा उस दिन दीपक जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहीं पे मंच होगा सामने और यहीं पे योगी आदित्यनाथ वहीं पे रह के पहला दीपक जलाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर दीपों अलग अलग दीप जलने लगेंगे और ड्रोन कैमरे की मदद से उसकी गिनती की जाएगी और फिर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार होगा। उस दौरान तमाम ऐसे भी लोग होंगे जो गणमान्य व्यक्ति के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे और एक बार फिर अयोध्या के दीपोत्सव को 4 चांद लगाएंगे। लेकिन दीपोत्सव के साथ साथ आतिशबाजी भी यहाँ बड़ी भव्य दिखाई देगी आपको और इसी के साथ अगर बात करें लेजर शो भी दिखेगा। लेजर शो के माध्यम से पूरा रामायण, इन जो दीवारें हैं मंदिर की, आप देख सकते हैं जो मंदिर हैं, ये मंदिर की दीवारों पे आपको लेजर शो के जरिए पूरा रामायण दिखाई देगा और इसी रामायण के बाद जब ये दीप जल जाएंगे उसके बाद सरयू के किनारे एक भव्य दीपोत्सव इस तरह से दिखाई देगा कि पूरा आसमान आतिशबाजी से एकदम चकाचौंध हो जाएगा और ये आतिशबाजी ग्रीन उस पे पटाखे पे आधारित होगी, यानी प्रदूषण भी न फैले। तो अयोध्या अपने आप में दीपोत्सव के जरिए हर साल एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है और इस बार 6वीं जो दीपोत्सव होगा उसमें एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। भगवान राम की नगरी अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को 6 लेन से जोड़े जाने के साथ ही रामायण से जुड़े प्रसंगों को जीवंत करते हुए इसे सजाने संवारने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिसके तहत भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर वनवासी जीवन और राजा राम बनने तक उनके जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाती हुई मूर्तियां लगाई जा रही हैं। अयोध्या में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसी ही मूर्ति दिखाई देंगी। जगह जगह बाईपास के किनारे और हाईवे के ऊपर और जहां जहां हाईवे के नीचे ओवर ब्रिज बने हुए हैं उसके नीचे भी इस तरह की आपको मूर्तियां दिखाई देंगी और ये अलग अलग भगवान की, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये आने वाले दिनों में अयोध्या की खूबसूरती को और 4 चांद लगाने वाली हैं। कोशिश ये है कि जब राम मंदिर का पहला फेज कंप्लीट हो जाए और मंदिर राम भक्तों के लिए खोल दिया जाए तो जब देश विदेश से राम भक्त अयोध्या आए तो उनको ऐसा सुंदर नजारा देखने को मिले और अयोध्या पहुंचते ही इस बात का एहसास हो जाए कि वो भगवान राम की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं हिंद के वायुवीरों की। चंडीगढ़ के बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वहां हुए इस एयर शो में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन से विमान उधमपुर पहुंचे और इस एयर शो का आयोजन वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया। शो के दौरान लड़ाकू विमानों के हैरत अंगेज करतब देखकर वहां मौजूद दर्शक रोमांच से भर उठे और शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया।
सुखोई से लेकर राफेल तक, जगुआर से लेकर MiG-29 तक और Mi-17 से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर तक ने उधमपुर के आसमान में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। हिंद के वायुवीरों के शौर्य और पराक्रम की ये हैरतअंगेज तस्वीरें देखकर एयर शो में आए लोग रोमांच से भर उठे। उधमपुर एयरबेस पर द ग्रेट इंडिया एयर शो के नाम से आयोजित हुए इस शो में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन से विमान यहां पहुंचे, जिन्होंने बारी बारी से अपने रण कौशल का परिचय देकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। आठ अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर चंडीगढ़ एयरबेस पर भव्य एयर शो का आयोजन किया गया और अब उधमपुर में एयरफोर्स के फाइटर प्लेनों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। उधमपुर जिले में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है और भारतीय वायुसेना के चाहे लड़ाकू विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, वो इस समय एयर शो में जो है भाग ले रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की है, जो कि काफी उपयोगी होता है जटिल इलाकों में, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में जहां पर सड़क नहीं पहुंची है। और इसकी एक विशेषता है कि ये 10 से 12 टन जो है सामान भरने में भी ये सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर युद्ध में भी काफी ये जो है कारगर साबित होता है, चाहे जवानों को किसी दुर्गम स्थान पर ले जाना हो या फिर कोई साजो सामान जवानों तक पहुंचाना हो, ये काफी कारगर साबित होता है। और चिनूक जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में भी उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि उधमपुर का ये एयरफोर्स स्टेशन सामरिक नजरिए से बेहद अहम है, खासकर पाकिस्तान और चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए। ऐसे में वहां इस एयर शो का आयोजन कर देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। भारतीय वायुसेना इस समय अपना पराक्रम दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है। उधमपुर के आसमान के ऊपर आप देख सकते हैं ये कोई विमान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है पाकिस्तान को और चीन को। इस एयर शो के दौरान वायुवीरों ने आकाश गंगा का प्रदर्शन किया, जिसके तहत वायुसेना के जवान पैराशूट पहनकर ऊंचाई से छलांग लगाते नजर आए, जबकि जमीन पर जवानों ने दुश्मनों से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इनके अलावा जब एयरफोर्स की मालवाहक विमान C-130 हरक्यूलिस ने एयरबेस पर असॉल्ट लैंडिंग की, तो उसने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा। और जो सबसे बड़ी खास बात है कि जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो अत्याधुनिक जो लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर्स है, वो इस प्रदर्शनी का हिस्सा है। इस समय आप देख सकते हैं कि असॉल्ट लैंडिंग C-130 हरक्यूलिस जो है विमान जो है भारतीय वायुसेना का, उसकी प्रदर्शनी चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा जो इस समय भारतीय वायुसेना की जो शान है राफेल ने अपनी प्रदर्शनी दिखाई और यहाँ पर जो दर्शक इस एयर शो को देख रहे थे वो मंत्रमुग्ध हो गए। वायुसेना के शूरवीरों के इस पराक्रम को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने न सिर्फ इन वायुवीरों को सलाम किया, बल्कि उन्हें अपना आदर्श मानकर देश सेवा के लिए वायुसेना में जाने की इच्छा भी जताई। मुझे देख के ना आज इतना अच्छा लगा कि ये जिस हिसाब से कर रहे थे, मेरा भी मन कर रहा था मैं वायुसेना में होना चाहिए। अपने एयर शो देखा, कैसा लगा? सर बहुत प्राउड फील हुआ, मैंने पहली बार लाइफ में देखा ऐसा, तो बहुत प्राउड फील हुआ। और अभी मेरा एम बन गया, पहले मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था, बट अभी जब मैंने देखा तो मेरा एम बन गया। अब एम बन गया कि आपको वायुसेना ज्वाइन करना? बिल्कुल सर। चंडीगढ़ के बाद इस एयर शो में भी इंडियन एयरफोर्स की ताकत दिखाई गई, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। देश की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले इन वायुवीरों का अदम्य साहस ही हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उधमपुर एयरबेस से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर चंडीगढ़ में एयर शो और आज उधमपुर में एयर शो का मकसद समझने की भी जरूरत है। आखिर भारतीय वायुसेना की तरफ से छोटे छोटे अंतराल पर इस तरह के एयर शोज क्यों आयोजित करवाए जा रहे हैं? दरअसल इसके दो मकसद होते हैं।
पहला तो ये कि पड़ोसी दुश्मन देशों को साफ और सख्त संदेश दिया जाए। ऐसी कोशिश रहती है कि तकनीक और हथियारों के लिहाज से वैसे भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों और हथियारों के मापदंड पर उनसे कहीं आगे है। आसमान में शौर्य और पराक्रम की झलक दिखाकर इंडियन एयरफोर्स की आधुनिकीकरण का भी संदेश दिया जाता है और इसी बहाने देशवासियों में वायुसेना की मारक क्षमता को लेकर भरोसा भी जगता है। किसी भी सैन्य संकट की घड़ी में इंडियन एयरफोर्स देश की सरहदों को महफूज रखने की काबिलियत रखती है। इसके अलावा एयर शो के जरिए युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। उधमपुर में आज आयोजित हुआ एयर शो, जिसके दौरान हरक्यूलिस C-130 के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बारे में बता रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड विंग कमांडर अभिषेक मतिमान। हम जब असॉल्ट लैंडिंग फ्रेज का यूज करते हैं तो हम बात करते हैं इस तरह की लैंडिंग जिसमें हम फुली इक्विप्ड आर्म्ड ट्रूप्स को कैरी कर रहे हों जहाज के अंदर और उसको इंसर्ट इस जो ये ट्रूप्स आर्म्ड ट्रूप्स का जो एक ग्रुप है डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, जितना जैसे असॉल्ट लैंडिंग करने की कैपेबिलिटी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर्स के पास भी है और C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के पास भी है। दोनों एयरक्राफ्ट असॉल्ट लैंडिंग करने की क्षमता रखते हैं। असॉल्ट लैंडिंग में फुली इक्विप्ड फुली आर्म्ड ट्रूप्स का एक जत्था जो होता है वो एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। अब इनको एक छोटी सी में भी पूरा फुल फ्लेजेड रनवे ना हो या सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस हो जहां पर रनवे या जो पेव्ड सरफेस हो उसकी लेंथ काफी कम हो और ऐसा हो कि वो बैटल जोन के बीच हो, तो ऐसी जगह पे ट्रूप का इंसर्शन, स्पेशली इस केस में क्या होता है स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन होता है जो किसी मेजर ऑब्जेक्टिव को अंजाम देने के लिहाज से वहां पर जिनको बियॉन्ड एनिमी लाइंस भी हो सकता है कि उनको इंसर्ट करना पड़े। ऐसे केस में एयरक्राफ्ट जाता है और जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उस रनवे का या पेव्ड सरफेस का या अनपेव्ड सरफेस का भी उसमें लैंड करके उतरता है और जितनी जल्दी हो सके ट्रूप्स को निकाल कर उनको ग्राउंड पर इंसर्ट करके ताकि वो अपनी पोजीशन लेके आगे कॉम्बैट को कंटिन्यू कर सके, टर्न अराउंड करके एयरक्राफ्ट इमीडिएटली बैटल जोन से फ्लाई आउट कर जाता है। इसको कहते हैं असॉल्ट लैंडिंग, मतलब आना, ट्रूप्स को इंसर्ट करना, उन वापस बंद होना और विपरीत दिशा में टेक ऑफ करके बैटल जोन से तुरंत निकल जाना। ये हुई असॉल्ट लैंडिंग एंड फॉलो। उधमपुर एयर शो में लड़ाकू विमान रफाल, सुखोई 30, Mi-17 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर के रण कौशल के बाद बारी आई वायु योद्धाओं की, जिसकी शुरुआत भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा टीम ने की और इस दौरान कई वायुवीरों ने 8000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग भी की। जब हम भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा टीम की बात कर रहे हैं तो ये एक टीम है। आकाशगंगा का नाम नहीं है, आकाशगंगा टीम है जो कंप्राइज करती है पैराट्रूपर्स, स्पेशलाइज्ड पैराट्रूपर्स से जो कॉम्बैट फ्री फॉल्स में माहिर हैं। ये टीम में मेजरली एयरफोर्स के वो पैराट्रूपर्स हैं जो खुद लोगों को हमारे सेना तीनों सेनाओं के जवानों को और ऑफिसर्स को पैराट्रूपिंग सिखाते हैं, जो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। इनमें से कई लोगों की 3-3 हजार से ज्यादा जंप्स का इनको अनुभव है। और आकाशगंगा टीम आपने देखा होगा वेरियस डिस्प्लेज में रंग बिरंगा पैराशूट्स के जरिए, अब डिपेंड करता है जिस तरह की प्लानिंग करी गई है, अगर डिस्प्ले के लिए है या एक्चुअल ऑपरेशंस के समय किया गया है तो या तो वो कॉम्बैट फ्री फॉल करते हैं या तो नॉर्मल पैराट्रूपिंग रूटीन फॉलो करके दिखाते हैं। तो ये आकाशगंगा टीम पैराशूट से उतरते हुए जवानों की टीम होती है जो आप ऊपर देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट से निकलने के बाद आसमान में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाते हुए और उसके बाद बारी बारी नीचे आके एक सीक्वेंस में और एक टारगेट जो नीचे टारगेटेड प्लेस जो ग्राउंड पर बनी होती है एग्जैक्टली वहां पर आकर प्रिसिशन के साथ लैंड करते हैं। इस तरह के शोज करना, और यही लोग हैं जो आगे चलकर या वक्त आने पर अक्रॉस द एनिमी लाइंस या अपनी ही
टेरिटरी में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन वॉर इसी तरह पैराट्रूप करके वो ट्रूप इंसर्शन करके दुश्मनों का खात्मा करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नासा के डार्ट मिशन से जुड़ी हुई। नासा का दावा है कि डार्ट मिशन को सफलता मिल गई है। धरती को महफूज रखने का मिशन डार्ट कामयाब हो गया है। इस मिशन की कामयाबी पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इस मिशन की सफलता ने धरती को भविष्य के सबसे बड़े खतरे से बचा लिया है। तो क्या था नासा का डार्ट मिशन और कैसे टला धरती का सबसे बड़ा खतरा, आइए जानते हैं। अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड से स्पेसक्राफ्ट की टक्कर की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इसी टक्कर के जरिए नासा ने धरती पर मंडराने वाले खतरे को खत्म करने का प्रयोग किया और गुड न्यूज ये है कि इस प्रयोग में सफलता मिल गई है। नासा का दावा है कि टकराने के बाद उसके 550 किलोग्राम वजन के स्पेसक्राफ्ट ने 500 करोड़ किलोग्राम वजन के एस्ट्रॉयड की दिशा बदल दी। First time ever, humanity has changed the orbit of a planetary body. यानी जब कभी भविष्य में ऐसा कोई उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा बनेगा तो आसानी से स्पेसक्राफ्ट के जरिए उससे निपटा जा सकेगा। एस्ट्रॉयड की दिशा बदलने के लिए नासा की एक टीम ने मिशन डार्ट को अंजाम दिया और इसी के तहत पहली बार अंतरिक्ष में किसी स्पेसक्राफ्ट की टक्कर एस्ट्रॉयड से कराई गई। नासा ने 27 सितंबर को एस्ट्रॉयड डायमोफोस से अपने स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाई। इस टक्कर से नासा को ये पता करना था कि एस्ट्रॉयड की ऑर्बिटर या यूं कहें कि दिशा में बदलाव हुआ है या नहीं। टक्कर के बाद 15 दिनों तक डायमोफोस नाम के एस्ट्रॉयड की कक्षा को बारीकी से देखा गया और पाया गया कि एस्ट्रॉयड की दिशा बदल गई है। नासा के मिशन का नतीजा पूरी दुनिया में सामने आया और मिशन डार्ट ने सफलतापूर्वक टारगेट हासिल कर लिया। Today, NASA confirms that DART successfully changed the targeted asteroid's trajectory. Now, how do we know that? Well, prior to DART's impact, it took Dimorphos 11 hours and 55 minutes to orbit its larger parent asteroid, Didymos. Since DART's impact, astronomers have been using telescopes on Earth to measure how much that time has changed. And now the team has confirmed that the spacecraft's impact altered Dimorphos' orbit around Didymos by 32 minutes. And therefore successfully moved its trajectory. नासा की ये कामयाबी विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि में दर्ज की गई है। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद कोई भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाए या हमारी धरती पर गिर पड़े तो भारी तबाही मचा सकता है और अगर ये एस्ट्रॉयड या उल्कापिंड समुद्र में गिरेगा तो बड़ी सुनामी आ सकती है और अगर एस्ट्रॉयड का आकार बहुत बड़ा हो तो पूरी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल धरती को किसी भी एस्ट्रॉयड से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आता भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती को सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष में तैरते एस्ट्रॉयड से है। कई बार एस्ट्रॉयड के एक दूसरे से टकराने की वजह से भी कुछ एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ जाते हैं। हालांकि कुछ छोटे उल्कापिंड धरती के वातावरण में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्ट्रॉयड से धरती के अस्तित्व को खतरा बन सकता है। करोड़ों साल पहले ऐसे ही एक बड़े एस्ट्रॉयड की वजह से धरती पर डायनासोर का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया था। पृथ्वी की तरफ आते हुए एस्ट्रॉयड का खतरा कई बार हॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आता है। साल 1998 में एक फिल्म आई जिसका नाम था आर्मेगेडन। उसमें यह दिखाया गया था कि कैसे एक एस्ट्रॉयड यानी कि चट्टान का एक टुकड़ा पृथ्वी को बड़े संकट में डाल सकता है और इस बड़े खतरे से निपटने का रास्ता नासा ने तलाश लिया है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर एस्ट्रॉयड से खतरा कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है।
तो अगर हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो एस्ट्रॉयड असल में एक तरह का प्लैनेट यानी कि ग्रह होता है। जैसे पृथ्वी पर ग्रह हैं, ठीक वैसे ही, लेकिन क्योंकि एस्ट्रॉयड आकार में प्लैनेट से छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें ग्रह कहने की जगह एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। और अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे उल्कापिंड तैर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई बड़ा एस्टेरॉयड भविष्य में धरती से टकरा जाता है तो इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा तबाह भी हो सकता है। और इसी खतरे से बचने के लिए नासा ने यह प्रयोग किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मिशन जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब है कि एक छोटा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बड़े हिस्से को हिलाने की ताकत रखता है। 1908 में सर्बिया में 40 मीटर का एक छोटा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरा था और उसने वहां लंदन शहर के बराबर एक जंगल को बर्बाद कर दिया था। अब तक नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां 10 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड्स का पता लगा चुकी हैं, जिनमें से 27,000 एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से सूरज जितने दूर हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे खतरों को लेकर एक डिफेंस सिस्टम तैयार करने का रास्ता खुल गया है। नासा का यह मिशन ऐतिहासिक है। खुद गूगल ने इस मिशन की सफलता पर नासा के सम्मान में सर्च इंजन को स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरॉयड की टक्कर करते हुए दिखाया है। और केवल इतना ही नहीं, टक्कर के बाद सर्च की गई स्क्रीन की दिशा कुछ वैसे ही बदली जाती है जैसे कि नासा के स्पेसक्राफ्ट की टक्कर के बाद एस्टेरॉयड ने दिशा बदली है। ये जो डार्क मिशन था, ये कुछ एक बस के साइज का है। वो एक डाइमॉर्फोस, एक छोटा सा जो सैटेलाइट है, डाइमॉर्फोस के इन दोनों में से छोटा वाला जो है, वो मार कर हम उसको उसके ऑर्बिट से हटा देंगे। तो हम सोच रहे थे कि हम कुछ 75 सेकेंड से 10 मिनट तक इसको ऑर्बिट से हटा दें तो ये और दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन ये जो एक ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये डार्ट कुछ 6.6 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से आकर इसको ऊपर गिरा। इसने 32 मिनट का इसे कम करवा दिया, इसका जो ऑर्बिटिंग स्पीड था। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। और क्या हुआ, अगर ऐसे आगे जाकर कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए ये खतरनाक सा हुआ तो हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम अभी ऐसा हम कर सकते हैं और उसे अपने पाथ से अपने हटाकर उसे पृथ्वी को हम बचा सकते हैं। वैसे मैं और एक बात कह दूं कि ऐसे और 2 तरीके हैं जिसे कहते हैं मेटेराइट टग या ग्रेविटी ट्रैक्टर या इस्तेमाल कर सकते हैं, या आयन बीम को देकर उसे हटा सकते हैं। लेकिन वो दोनों अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और हमें नहीं मालूम ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। लेकिन ये डार्ट सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, और हम ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा और अहम ये स्टेप है जिससे हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पूरी दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दुनिया भर में मंडराते मंदी के खतरे के बीच IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे आगे रहने का अनुमान जताया है। भारत की ग्रोथ रेट 6.1% रहने का अनुमान है। उसने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही आने वाले वक्त में इसे तेजी से आगे बढ़ने की बात कही गई है। IMF की रेटिंग में भारत की ग्रोथ रेट तमाम यूरोपीय देश, अमेरिका और चीन से आगे है। हालांकि विकसित देशों की ग्रोथ रेट
अमूमन कम है, पर भारत का चीन और दूसरे विकासशील देशों से ग्रोथ रेट का बेहतर रहना यहां की मजबूत अर्थव्यवस्था की एक झलक है। आईएमएफ ने देश में महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की है। हालांकि देश के सामने एक चुनौती भी है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक बढ़त दर अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है, जबकि इससे पहले जुलाई में ये 7.4% रहने का अनुमान जताया जा रहा था। पर ग्रोथ रेट के घटने के पीछे पूरी दुनिया के बिगड़ते आर्थिक हालात, आईएमएफ ने साफ कहा है कि भले ही भारत की विकास दर कम हुई हो, पर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में आर्थिक हालात फिर भी बेहतर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक आने वाले समय में जब दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी और वो मंदी की चपेट में होंगे, उस दौरान भी भारत मजबूत नजर आएगा। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो 7% की रफ्तार या 7.5% की या 6.8% की रफ्तार ये सिर्फ संघर्ष क्षेत्र को दर्शाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं जो G20 में आते हैं उनके कंपैरिजन में हमारी फास्टेस्ट ग्रोथ है ऑफिशियली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।